हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत हूँ मैं आज की संपादकी लेकर, और आज की संपादकी का टॉपिक वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ता भारत। तो आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा है, हमारे भारत देश के बारे में है और बहुत ही सकारात्मक हेडिंग भी है कि हमारा भारत देश वैश्विक स्तर पर छाप छोड़ रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं संपादकी की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ खास आज की संपादकी में हमें जानने और समझने को मिलता है। विश्व के समक्ष समस्याओं को सुलझाने के दृष्टि से G20 एक प्रमुख संगठन के रूप में उभरा है। इसमें दुनिया के सभी महाद्वीपों के देशों का समावेश है। सभी महाद्वीपों के देशों का, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जो वैश्विक आबादी के 2/3 और 80% से अधिक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में पृथ्वी को बचाने का बड़ा दारोमदार G20 के कंधों पर है। चिंतित करती हुई वैश्विक स्थितियों को देखते हुए हमें अब तत्काल कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन का खतरा हमारे मुंह बाए खड़ा है। सभी देश दैनिक स्तर पर इसके खतरनाक परिणाम भी भुगत रहे हैं। दक्षिण एशिया में गर्म हवाओं के थपेड़े जैसे मौसमी पहलू भी इसमें शामिल हैं। महासागर प्रदूषण की मार से कराह रहे हैं। जैव विविधता संकट में है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर है। विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में टकराव तेज है, जिससे भारत भी बखूबी परिचित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी महामारी से उत्पन्न गतिरोध से उबर रही है। इन सबसे बढ़कर यूक्रेन पर रूसी हमले ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। इसने वैश्विक आर्थिक रिकवरी को खतरे में डाल दिया है। इससे खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक आदि की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन चुनौतियों से केवल एक अकेला देश नहीं जूझ सकता। इन चुनौतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वैश्विक समाधानों की ही मांग करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि विश्व उत्तर बनाम दक्षिण या पूरब बनाम पश्चिम के विभाजन में न फंसकर एकजुट होकर काम करे। हमें अवरोध के बजाय सेतु बनाने होंगे। इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम का भारतीय दर्शन बहुत उपयोगी होगा। कुछ देशों के आक्रामक व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय विभाजनों की काट में विश्व को एक परिवार मानकर साझा भविष्य के निर्माण की मंशा ही कारगर उपाय हो सकती है। राष्ट्रपति मैक्रो ने भी इसी प्रकार की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में भी उनके ऐसे ही विचार प्रकट हुए। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारत के हाथों में G20 की कमान देखकर फ्रांस बहुत खुश है। यह वर्ष भारत के लिए अवसर लेकर आया है कि वह वसुधैव कुटुंबकम के अपने विचार को साकार करे और पृथ्वी को सुरक्षित एवं हरित बनाने में
अपने योगदान को विश्व में मान्यता दिलाए। फ्रांस पहले दिन से ही भारत की अध्यक्षता का समर्थन कर रहा है। कार्यकारी समूहों से लेकर मंत्री स्तरीय समूहों से जुड़ी बैठकों में फ्रांस की सक्रिय भूमिका रही है। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आयोजित की जा रही सभी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। हमने भारत की प्राथमिकताओं जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दैनिक जीवन को सुगम बनाने से जुड़ी पहल और आपदा से निपटने के लिए उचित अवसंरचना बनाने की संकल्पना का पुरजोर समर्थन किया है। चूंकि G20 अध्यक्षता का दौर अपने आधे से अधिक पड़ाव को पार कर चुका है, जिसमें 100 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं, तो यह पड़ताल आवश्यक है कि हमने कितनी प्रगति की। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत अपनी अध्यक्षता में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वित्तीय सुधार, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु परिवर्तन के उपायों पर चर्चा में हुई प्रगति पर गर्व कर सकता है। फिर भी दो देशों के रवैये ने इस प्रगति पर ग्रहण लगा दिया है। इस कारण एक के बाद एक बैठक में वही स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। जहां G20 के 18 सदस्य भारत द्वारा प्रस्तावित निष्कर्षों से पूर्ण सहमति जताते हैं, वहीं रूस और चीन इस सहमति में अड़ंगा लगा देते हैं। ऐसा क्यों है? गत वर्ष बाली में हुए G20 सम्मेलन में यही सहमति बनी थी कि यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इसके बावजूद रूस का अब भी यही रवैया है कि यूक्रेन में उसके आक्रमण से शेष विश्व को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सोच एकदम गलत है। पहली बात तो यही कि सीमाओं का अतिक्रमण और नागरिकों पर बमबारी एक सार्वभौमिक चिंता का विषय है। दूसरा यह है कि इस युद्ध की गरीब देशों की बड़ी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, गरीब देशों को। इसके चलते गैस, खाद्य उत्पाद, उर्वरक जैसी वस्तुओं के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। इसीलिए रूस को ऐसे किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि G20 को उसके नाकाम साम्राज्यवादी मंसूबों के विध्वंसक आर्थिक परिणामों पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में G20 को चाहिए कि वह रूस के पथभ्रष्ट युद्ध से उपजी खाद्य एवं ऊर्जा असुरक्षा का कोई समाधान तलाशे। रूस चाहे तो इस युद्ध को कभी भी समाप्त कर सकता है। आखिर रूस के सैन्य दुस्साहस की कीमत भारत की G20 अध्यक्षता भला क्यों चुकाए? रूस और चीन G20 के 18 देशों की इच्छा के विरुद्ध भारत की अध्यक्षता में क्यों ऐसे अड़ंगे लगाने पर तुले हैं? इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 के नेता जब दिल्ली में सम्मेलन के लिए जुटेंगे तो यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में होगा। इस शिखर सम्मेलन में विश्व में दो अवधारणाएं दांव पर होंगी। एक, युद्ध में विश्वास करने वाले जो जब चाहें पड़ोसी पर हमला बोलकर उसकी जमीन हड़प लें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को कुचलते रहें। दूसरी ओर होंगे वसुधैव कुटुंबकम के समर्थक और ऐसा मानने वाले कि जिसके पास शक्ति हो, आवश्यक नहीं कि वह सदैव सही हो। फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और उसके विचारों के साथ है। हम भारत की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एक हालिया बातचीत में भी कहा भी था कि वैश्विक बेहतरी के लिए हमें एक साझा ताकत के रूप में काम करना होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय आज की। लेखक हैं कौन? लेखक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, भारत में फ्रांस के राजदूत।
फ्रांस के जो राजदूत हैं उनका यहाँ पर फोटो दिया हुआ है। इमैनुअल लेनिन, इनका यह लेख था। और नीचे जो है दिया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज की संपादकीय के माध्यम से हमने बहुत कुछ जानने समझने का प्रयास किया। किस तरह भारत में G20 शिखर सम्मेलन में रूस और चीन, ये दोनों देश जो है अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सहमत नहीं है वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है उससे। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी आज की संपादकीय में हमें मिली है। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। आशा है दोस्तों आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। धन्यवाद।